नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। केजरीवाल के जो महलनुमा सरकारी आवास है, जिसके डेकोरेशन पे उन्होंने 45 करोड़ रुपया आपके हमारे इस देश के जनता के टैक्स पेयर के टैक्स के खर्च कर दिए, इसके बारे में तो अभी तक आप जान ही गए होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो केजरीवाल के समर्थक हैं, लोग हैं, या फिर जो केजरीवाल के जो नेता हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बड़ी विचित्र विचित्र बातें रख रहे हैं, बड़ी विचित्र विचित्र तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क आपको यही समझाया गया होगा कि अरे देखिए, वो जो बंगला है ना, जिसपे जो है 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए, जिसके सजावट में, वो केजरीवाल का निजी बंगला नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। आज केजरीवाल है, कल कोई दूसरा आएगा, वो रह लेगा। इस प्रकार की चीजें आपको बताया जा रहा होगा। एक हद से अगर एक नज़र से देखिए तो ये कहीं ना कहीं सच भी लगता है कि वो केजरीवाल का तो निजी बंगला नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए केजरीवाल का वो निजी बंगला नहीं भी है, दिल्ली के जो दूसरे मुख्यमंत्री कल आएंगे केजरीवाल के बाद, तो वो उस बंगले में रहेंगे, तो क्या एक सरकारी बंगला जो है, एक मुख्यमंत्री का बंगला, क्या 45 करोड़ से कम रुपयों में जो है उसका डेकोरेशन नहीं हो सकता था? क्या जो है वो जो है उसके लिए, उसके साजो सजावट के लिए, उसके डेकोरेशन के लिए 45 करोड़ रुपया खर्च करना जरूरी था? और वो कर कौन रहे हैं ये 45 करोड़ रुपया खर्च हुए? वो कर रहे हैं जो आपको याद होगा, जब आंदोलन में अरविंद केजरीवाल थे, जब वो आंदोलन कर रहे थे, राजनीति में जब वो आने की उनकी जो प्रक्रिया थी वो जब शुरू हुई थी, तो आप ही कहा करते थे ना, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, क्या कहते थे आप? कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में तो 10-12 एसी लगे हुए हैं, और ये जनता के टैक्स पेयर के पैसे से खर्च क्यों? ये इसका बिल कहाँ से जाता है? जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। और आज आप वही कह रहे हैं। आज आप जो है सोचिए, तब आप जो है वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे। आप कहते थे कि सारे मुख्यमंत्री को हो या आम जनता हो, उसको एक समान रहना चाहिए। और आज आप कहते हैं कि ये तो दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे वो भी रहेंगे। इसका मतलब ये कि जो पहले आप इस चीज का विरोध करते थे कि मुख्यमंत्री को जनता के समकक्ष रहना चाहिए, और जैसे आम लोग रहता है उसी तरह मुख्यमंत्री को 2-4 रूम के फ्लैट में रहनी चाहिए, और आज आप उस बयान से खुद मुकर रहे हैं। और आज आप बड़ी अच्छे तरह से, बड़ी विचित्र तरीके से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो है निजी बंगला थोड़े है जो इसमें 45 करोड़ खर्च कर दिया गया, तो इतना शोर शराबा हो रहा है। आपने वहां जो आपने कहा था कि मुख्यमंत्री को जो है साधारण व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, और आज जो है अभी अपने लिए, और मान के चलिए कल आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर नहीं रहे तो आने वाले मुख्यमंत्री के लिए जो आप जिस बंगले को में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं बंगले की सजावट में, इसको कहां तक जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या किसी सरकारी बंगले में जो एक मुख्यमंत्री का निजी आवास है, वहां पे जरूरत था? क्या देश में टाइल्स नहीं था? क्या देश में मार्बल्स नहीं था कि इसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करके वियतनाम से मार्बल्स मंगाया गया? क्या देश में जो मार्बल्स बनता है उस मार्बल्स को उस मुख्यमंत्री आवास में नहीं लगाया जा सकता था? लगाया जा सकता था। और किस प्रकार से आप विदेशों से, वियतनाम से जो है मार्बल को आयात करके उस बंगले में लगाए? क्या जो है जो करोड़ रुपया के पर्दे लगाए गए, क्या मिडिल क्लास लोगों के घर में, साधारण लोगों के घर में जो है करोड़ों रुपया के पर्दे होते हैं? तो फिर केजरीवाल जी, जब आप इस वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे, तो आज जो है आप सरकारी बंगले में, जब आपके पास मुख्यमंत्री की चाबी आई, दिल्ली के जो है तिजोरी की चाबी जब आपके पास आई, तो आप जो है उसमें जो है करोड़ों रुपए के पर्दे क्यों लगा दिए? अगर मिडिल क्लास के लोगों की तरह ही जीना था तो आप तो कहते थे कि आज देखिए ना, देश के मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो किस प्रकार से जी रहा है। क्या उस प्रकार के जीवन आप आज जीते, और उस प्रकार के जीवन जी के जब आप आदर्श प्रस्तुत करते तो लोग आज आप पे प्रश्न नहीं उठाते। और आप तर्क क्या देते हैं? आप ये तर्क देते हैं कि अरे देखो प्रधानमंत्री मोदी कितना आलीशान घर में रह रहा है, अरे देखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखो, या बीजेपी शासित राज्यों के देश के दूसरे मुख्यमंत्री को देखो अरविंद केजरीवाल जी,
क्या इनमें से देश के दूसरे राज्य के कोई मुख्यमंत्री कभी ये बात कहा था? उनको जब राजनीति में आ रहे थे तो वो ये बात कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बड़े घर में नहीं रहेंगे। एक भी आप बयान दिखा दीजिए जो इनमें से कोई मुख्यमंत्री या देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई नेता हो वो कहा हो, इस ये वादा किया हो जनता से कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बड़े बड़े आलीशान घर में ना रह के एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, जिससे लोगों को ये लगे कि जो आम आदमी है और मुख्यमंत्री में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बात आपने कहा था, आपने सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन जो है आज जो है आप किस प्रकार के तर्क दे रहे हैं और इस तर्क को कहां तक सही ठहराया जा सकता? क्या आज देश की जनता ये इस प्रकार के तर्क को स्वीकार करेगा? एक बात और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपकी राजनीति और बीजेपी के राजनीति में बहुत फर्क है। आप जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर आगे बढ़े और बीजेपी जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी, उन दोनों विचारधाराओं में भी बहुत फर्क है। बीजेपी की क्या मॉडल थी? बीजेपी जब सत्ता में आई या सत्ता में आने से पहले जब से उसकी पार्टी का बीजेपी का निर्माण हुआ, बीजेपी की स्थापना हुई, बीजेपी को बनाया गया, तब से एक ही उसका लक्ष्य था, उसका लक्ष्य हिंदुत्व था। हिंदुत्व के साथ साथ धारा 370 कश्मीर से हटना चाहिए, ये लक्ष्य था। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी सत्ता में पहुंची। दूसरी तरफ आपकी राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी? आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी सादगी पसंद। आप लोगों से कहते थे कि हम ऐसा राजनीतिक का जो है एक पेश करेंगे, एक राजनीतिक का जो एक ऐसा सिद्धांत पेश करेंगे, ऐसा रूपरेखा पेश करेंगे जहां पे जो है आम आदमी और जो है मुख्यमंत्री एक समान रहेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आपकी पूरी राजनीति की जो बुनियाद थी ना, जहां से आपने राजनीति की शुरुआत की थी, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वो आपकी राजनीति जो आपके साथ लोग जुड़े ना, वो आपके जो सादगीपूर्ण जीवन थे ना, उसको देख के लोग जुड़े, जिसमें आपका हवाई चप्पल पहन के घूमते थे, कम दाम के चप्पल पहन के घूमते थे, एक सस्ती जो पेन जेब में खोस के घूमते थे। इस प्रकार के सादगीपूर्ण जीवन को देखते हुए लोगों ने आपको वोट दिया था कि चलो अब राजनीति में, देश के राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब जो है राज्य के मुख्यमंत्री और जो है आम जनता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब एक समान रहेंगे। लेकिन आज देखिए, आज आप उस चीज को भूल गए और आज आपके जो समझिए जो एक समर्थक वर्ग है उसके सामने जो है आप पुरानी बातों को, आज आप अपने बातों से उनको इस प्रकार से कन्विंस कर दिए हैं, इस प्रकार से सहमत कर दिए कि वो भी आज पुरानी बातों को भूल चुके हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में किस विचारधारा को लेकर आगे आए थे और बीजेपी किस विचारधारा को लेकर आगे आए थे। यानी बीजेपी जिस विचारधारा को आगे लेके आगे आए थे और जिसके कारण देश की जनता ने बीजेपी पे विश्वास किया, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाते, आप भी तो सादगीपूर्ण जीवन जी के दिखाते, आप भी तो जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेते और आप तमाम देश के नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे ना। ये सही है ना? कई नेताओं की आप सूची प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करते थे, देखो मंत्री को और मुख्यमंत्री को जो है बड़े बंगले की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार की बातें आप कहते थे ना, लाल बत्ती की क्या आवश्यकता है। और आज जब आप वही सब ले रहे हैं तो फिर जनता ये समझ नहीं पा रही है कि आप में और दूसरे में क्या फर्क है। आपकी राजनीतिक जो है की जो लक्ष्य थी, आपकी जो वादा था जनता से, वो कुछ और था और बीजेपी का वादा कुछ और था। अगर बीजेपी आज राम मंदिर नहीं बनवाती, बीजेपी कश्मीर से 370 नहीं हटाती, तो बीजेपी से प्रश्न होता। और आपसे आज प्रश्न इसीलिए हो रहा है कि आप राजनीति में आने से पहले सादगीपूर्ण व्यवहार का वादा किए थे, आप राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ के राजनीति में आए थे और भ्रष्टाचार का विरोध करते थे। और आज जो है आप अपने घर के साजो सजावट के लिए 45 करोड़ खर्च कर दिए। क्या 45 करोड़ से कम में ये घर नहीं बन सकता था? और आपके नेता बड़ी विचित्र तर्क देते हैं, तर्क ये देते हैं कि ये घर तो देखो भाई, शायद 1942 में बना था, यानी 80 साल कहते हैं ना आप लोग, 80 साल पुराना घर था। आज दिल्ली में लगभग जितने सरकारी आवास हैं उनमें से कई सरकारी आवास जो है अंग्रेज के जमाने के बने हुए हैं।
और खुद तो देखिए राष्ट्रपति भवन जो है अंग्रेज के जमाने में बना हुआ था। तो कई पुराने भवन है जो सरकारी आवास के तौर पर जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो 80 साल पहले बना हुआ था, तो 80 साल से जो लोग उसमें रह रहे थे वो किस प्रकार से रह रहे थे, और अचानक आप आए, अचानक आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो ये इतना सारा उसका जो है रेनोवेशन कराना पड़ा, अचानक जो है इतना डेकोरेशन का खर्च करना पड़ा। अब मान भी लीजिए करना भी पड़ा डेकोरेशन का खर्च, ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट की उसमें जो है मरम्मत की आवश्यकता थी, साजो सजावट की आवश्यकता थी, लेकिन ये क्यों नहीं आप समझ पा रहे हैं कि जो वियतनाम से मार्बल मंगाने की क्या जरूरत थी? देश में तो मार्बल्स है ना, जो सस्ता मार्बल्स था देश में, आप जो आम लोग यूज करते हैं अपने घर में उसको आप यूज कर सकते थे ना। आम लोग जिस प्राइस के पर्दा अपने घर में यूज करते थे आप उसको तो यूज कर सकते थे ना। आपके घर में 2-2 किचन है, क्या सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के घर में 2 किचन है? आपकी एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते लगभग जो है आपका वेतन है वो 4 लाख रुपया है। आप उस प्रकार के जीवन जी के दिखाते हैं ना जिसमें जो है 4 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग जिस प्रकार के जीवन जीते हैं, तब लोग जो है आपके साथ ज्यादा जुड़ते। लेकिन आज देखिए आपकी राजनीति कितना बदल गया है। आप हमेशा चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि आपने जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, इस तरह की बातें जो है आप हमेशा कहा जाता है कि ये फ्री दे दिया। आपसे कभी ये क्यों नहीं पूछा जाता और आप ये क्यों नहीं कभी बताते कि जो है आप जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम क्या किया है? आप ऐसा कौन सा योजना चला रहे हैं जिससे लोग आत्मनिर्भर बने? आपने कितना जॉब क्रिएट किया है, कितने लोगों को जॉब दिया है? आप ये बातें क्यों नहीं बताते? क्या आप किसी परिवार को लाइफ टाइम उनको, उस परिवार को और उसके आने वाले बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को लाइफ टाइम जो है उसकी सारी सुविधा मुफ्त में बैठा के दे सकते हैं क्या? कोई सरकार दे सकती है क्या? कोई सरकार नहीं दे सकती। आज जो आप जिसको दे रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, आप इसको उनके बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में आप कहते हैं ना अच्छा व्यवस्था कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये सब सही है, ये सब का आपका समर्थन होना चाहिए इन सारे कामों का। लेकिन इसके साथ साथ ही जो आगे जो उसके पीढ़ी आए या 2-4-10 साल के बाद जो समय आए, 2-4-10 साल के बाद वो खुद जो है सारी अपनी जरूरत की चीज़ों की व्यवस्था कर सके, इसके लिए आपने क्या किया? उन लोगों को आपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया? आप उसको जैसे कि तैसे हाल में छोड़ दिए हैं। जिन लोगों को जो झुग्गी में रह रहे हैं आप झुग्गी में सारा व्यवस्था दे रहे हैं। इसका मतलब सोचिए अगर 10 साल के बाद किसी दूसरे लोगों का सरकार आएगी, दूसरे पार्टी का सरकार आएगा और तब जो है लोग को ये सारे सुविधा देना बंद कर देगा, तब वो लोग कहां जाएंगे? ये सोचिए। एक दिल्ली के मुखिया होने के नाते आपकी तो जिम्मेवारी ये थी ना कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? लेकिन अफसोस होता है कि आज भी हमारे देश में नेताओं के बड़ी अंधभक्त लोग हैं। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि जो वो नेता क्या करके आए थे, वादा करके आए थे और अभी क्या कर रहे हैं। और क्योंकि आज जो है कोई भी व्यक्ति जो है ना, आज देखिए ना, जो समाज में आम व्यक्ति है ना, वो आम व्यक्ति आपको नजर ही नहीं आएगा। आज वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात करता है, वो देश के आम नागरिक की तरह बातें नहीं करता है। वो लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात करता है और करने के पीछे भी यही राजनीति है। आज देखिए राजनीति लोगों के दिमाग में इस प्रकार से घर कर गई है कि कोई किसी का विरोध करता है और जिस नेता का वो विरोध करता है उसका जो है जो नेता उस व्यक्ति को पसंद नहीं है, मान चलिए कोई व्यक्ति है जिस उस व्यक्ति को जो है जो नेता पसंद नहीं है और एक नेता जो नया नेता खड़ा होता है और उस नेता का विरोध करता है, इसीलिए लोग आज उसके साथ जुड़ रहे हैं। उनके सारे चीज़ों को, उनके सारे खामियाओं को, सारे गलतियों को, सारे वादे खिलाफी को, जो वादा से मुकर जाते हैं वो नेता, वो देखते हैं आंखों के सामने लेकिन फिर भी वो देखने का प्रयास नहीं करते। समझिए ये किस प्रकार के आज जो है उन सारे गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जो है उस नेता का खिलाफत करता है जिस नेता का वो विरोध करते हैं। समझिए किस प्रकार के आज हमारे देश में जो है एक अंधभक्त का जो एक पूरा बटालियन तैयार हो गया है और वो कुछ सही देखने को तैयार ही नहीं। वास्तविकता में जो चीजें हैं जो घटित हो रही है उसको देखने को तैयार ही नहीं है और वो इस प्रकार से अंधभक्त है। और वो कह रहे हैं जिस प्रकार से वहां से आदेश आता है उनके नेता को, देखिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और हमने ये कर दिया, वो भी उसी तर्क के साथ उस नेता के जस्टिफाई करने के लिए उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में आज जो स्थिति है, समझिए
अपने देश उस राह पर चल गया है भारत कि आज हर व्यक्ति का समर्थक यहाँ पे मिल जाता है। आज देखिए ना, सभी पार्टी के समर्थक मिल जाएंगे आपको, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जदयू, आरजेडी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थक आज आपको मिल जाएंगे इस देश में, समझिए। और राजनीतिक पार्टी और नेताओं को तो छोड़ दीजिए, आतिक अहमद जैसे लोगों के भी समर्थक मिल जाते हैं आपको देश में, जिन्होंने ना जाने कितने जुल्म किया। आज जो है, जब हमारे देश का समझिए किस प्रकार के लोगों की मानसिकता को एक दूसरे प्रकार के रूपों में ढाल दिया गया है। आज जब हमारे देश में हमारे देश के सेना शहीद होते हैं तो उनके लिए मानवाधिकार की बातें नहीं की जाती है, लेकिन जब सेना आतंकियों को मारते हैं, अपराधियों को मारते हैं, तो उसके लिए उस आतंकी अपराधियों के मानवाधिकार की बात की जाती है। आज सोचिए हमारे देश में जनता के सामने किस प्रकार के जो है चरित्र पेश करने का प्रयास किया जाता है। आज इसी देश में कुछ लोग जो है राम को आदर्श ना मान के रावण को आदर्श मानते हैं और रावण को एक नायक की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और ये सब हम सब कुछ चाहते हैं, और क्यों चाहते हैं? क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर हम कहते हैं ये फ्रीडम है, ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है, और ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है। और ये भी डेमोक्रेसी के ही नाम पर हो रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आज वो सारे चीजें भूल गए हैं। जो सादगीपूर्ण जीवन एक नेता की होनी चाहिए, इस तरह के राजनीतिक जो है दृष्टता पेश करने के लिए आए थे, इस प्रकार के राजनीतिक लकीर खींचने के लिए आए थे, आज भी वो तमाम उसी प्रकार के माहौल में ढल गए हैं। ये बड़ी ही दुख की बात है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।